कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम आज इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, इन जनादेश पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी ने अपनी तमाम बातों का जिक्र भी किया है और अन्य मेहमान भी अपनी अपनी बातों को रख चुके हैं। और अभिता जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं क्या? तो अभिता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं शहर की सरकार के तमाम मुद्दों की, ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है, और अभी रामराज जी को भी हम सुन रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तीसरी बार जो शहर की सरकार में उनका काबिज होना लगभग तय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि शहर की सरकार के लिए जो ट्रिपल इंजन का जो नारा दिया गया था वो जनता उतना ले पाई है, जनता तक कनेक्ट कर पाया है और असर होगा इसका? जी हाँ जी, देखिए, जब काम नहीं होता है तो जब भी अगर कोई राज्य में सरकार है और छोटी सरकारों में दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार जीतते हैं या फिर निर्दलीय होते हैं, निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनको इतनी समस्या नहीं होती, पर अगर कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार है तो उनके बीच में जो आप ये देखिए जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पाता है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जितनी भी फंडिंग है जो है वो राज्यों से ही मिलती है। अगर कोई उम्मीदवार है, अगर कोई व्यक्ति अपना काम करवाना चाहता है, कोई पार्षद है या मेयर है, वो अपना काम करवाना चाहता है और वो दूसरी विपक्षी पार्टी से है, तो वो काम जनता के लिए नहीं करवा पाता। और ये हमने आमतौर पर बीजेपी का रुख इस तरीके से देखा है, चाहे वह राज्य या सेंटर की सरकारें हो, उनके बीच में भी ये बात हमने देखी है। और पंचकूला में भी हमने जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखे तो अभयपुर एक इलाका है, वहां पर सड़कों का, सीवर का इतना बुरा हाल है, उसके कारण जो जनता है वो बहुत त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर जो नगर निगम में जेजेपी है वहां पर उम्मीदवार, और जबकि राज्य में हरियाणा रही है, तो इससे जो है जनता के काम नहीं हो पाते, तो लोगों को भी ये दिखाई देता है, तो लोगों पर ये प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। वो देखिए, हर कोई भी अगर जनता है वो नहीं चाहती कि उनके काम रुके, उनको बीमारियां हो, तो इसके लिए इस पर ये थोड़ा असर पड़ता है। तो ये धमकी के रूप में जो इन्होंने बार बार इस चुनाव में बार बार ये बोला कि हम ट्रिपल इंजन होगी तभी आपके काम बनेंगे, तो ये डेफिनेटली इस चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा असर होता है। और दूसरी बात हमने ये भी देखी है कि अभी आप ये देखिए हरियाणा के चुनाव में ही जिस तरीके से 26 जो वार्ड मेंबर है वो निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लोग जो यहाँ पर है ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं। मैं बार बार फिर यही कहूंगी कि सबसे प्रमुख जो महत्व रहता है वो वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं वो ही हावी रहते हैं, और यही कारण है कि आप इस तरीके के चुनाव में निर्विरोध आप ये शहरी निकायों में ही देखेंगे, ना कि कहीं और इस तरीके की जो प्रणालियां, इस तरीके का काम जो होता है वो नहीं होता। और यहाँ पर देखिए एक बात और जैसे बार बार उठी है, जिस तरीके से जो अभी पहले 2 मार्च को चुनाव हुआ था, फिर 9 मार्च को चुनाव हुआ, उसमें सबसे जो समस्या आई, जो वोटिंग टर्नआउट आया, वो चिंता का विषय है। जिस तरीके से पहले चुनाव, शहरी निकाय चुनाव में जो मत प्रतिशत रहता था वो बहुत ज्यादा आता था, और इस बार के जो शहरी निकाय चुनाव उनमें मत प्रतिशत काफी कम रहा है। और जबकि आप ये देखिए कि ये हमें सोचने की जरूरत है कि जो इतने लोकल लेवल पे या छोटी सरकारों को बनाने के लिए जो लोग हैं वो भीड़ उमड़ती थी मतदान करने के लिए, वो इस बार कम क्यों है? क्योंकि आप ये देखिए, हमने बीते 1 साल के अंदर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, फिर विधानसभा का चुनाव हो और फिर शहरी निकाय चुनाव, ये तीनों ही चुनाव हरियाणा ने देख लिए। और इन तीनों ही चुनाव के अंदर आप ये देखिए कि होता क्या है आमतौर पर कि जो शहरी चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, उसमें मत प्रतिशत सबसे ज्यादा आता है, फिर विधानसभा में आता है और फिर उसके बाद लोकसभा में। और जबकि इस बार जो चुनाव है उसमें उल्टा हो रहा है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें मत प्रतिशत कम हुआ है, शहरी जो निकाय चुनाव है उसमें भी काफी मत प्रतिशत कम हुआ है। और दूसरा एक और विषय जो आया है इन चुनाव में कि जो शहरी मतदाता है उसका मतदान काफी कम है गांव के मुकाबले। तो इसका मतलब, जबकि हम अपेक्षा ये करते हैं कि शहरों के लोग ज्यादा जागरूक हैं, वहां पर ज्यादा समस्याएं आती हैं, वहां पर ज्यादा हमें सरकारों की जरूरत होती है
जिस तरीके की पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, उस हिसाब से काम होता है, रोड और ज्यादा चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बहुत सारी समस्याएं वो वहां पर ज्यादा होती है। पर लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर शहरों में जो मतदान गिरता जा रहा है, ये भी एक सोचने के लिए, ये भी हमें एक विषय है कि जो हमें काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो 10 साल से सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर अविश्वास हो गया। उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि जिस तरीके से जो ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या इस तरीके से विधानसभाओं में अप्रत्याशित रिजल्ट आए, लोगों को कि वो ग्राउंड पे जो रियलिटी थी वो बिल्कुल अलग थी और जो चुनाव का रिजल्ट आया वो बहुत अलग आया। इससे लोगों के बीच में अविश्वास पैदा हुआ है। तो हमें जो चिंता का विषय है, हमें ये देखना होगा कि मत प्रतिशत कैसे ठीक हो, उसको कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। जो निकाय चुनाव में आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा सजग और जागरूक होते हैं, तो वो उसका मत प्रतिशत गिरना ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आज के नतीजे तय करेंगे प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला, लेकिन इनेलो ने क्या मत बनाया है? क्या निर्दलीय प्रत्याशियों को भी आप लोगों का समर्थन रहेगा या कुछ और समीकरण देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये तो निश्चित है कि आज मतदाता का जनादेश आएगा और जब जनादेश आता है तो वही जनता का निर्णय होता है। माफ कीजिएगा, नाम लेने में गलती हो गई। ये सवाल मेरा वैसे ओंकार जी से था, लेकिन विद्रोही जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर ओंकार जी से मैं। तो जनादेश जो है वो जनता का होता है और निर्दलीय या किसका समर्थन करेंगे, अब कोई चाहे कुछ भी कहे, पर ये कटु सत्य है, नगर पालिका में जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सिंबल पर लड़ रहे हैं चाहे निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो किसी न किसी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जनता जानती है कि ये किस दल से, किस नेता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसे लोग जो राजनीतिक काम करते हैं या सामाजिक करते हैं, उनकी पूरी पृष्ठभूमि जनता को पता रहती है कि ये निर्दलीय वास्तव में किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है और ये किसी दल से जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है, जो चाहे कांग्रेस ने नगर पालिकाओं के अंदर बेशक चेयरमैन के उम्मीदवार सिंबल पर नहीं लड़ाए, बेशक पार्षदों के उम्मीदवार सिंबल पर नहीं लड़ाए, पर कांग्रेस समर्थक हर नगर पालिका में चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई एक लड़ रहा है, कोई दो लड़ रहा है एक ही नगर पालिका में, और हर वार्ड में कांग्रेस के समर्थक पार्षद का भी चुनाव लड़ रहे हैं। किसी वार्ड में एक लड़ रहा है, किसी वार्ड में दो लड़ रहा है, किसी गांव में तीन भी लड़ रहे हैं। तो जितने हमारे समर्थक हैं उनमें कौन कौन जीता, ये तो चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। स्वाभाविक है, जो जिस दल का कार्यकर्ता है, जो इतने वर्षों से जिस दल में जुड़ा हुआ है, वो चुनाव जीतने के बाद अधिकांश लोग अपने अपने दल में ही जाएंगे। और हाँ, ठीक, मैं लास्ट बात कहता हूँ, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि सत्ता के दबाव में, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ पार्षद जीत जाए या नगर पालिका का चेयरमैन जीत जाए या दूसरे दल का जीत जाए, सत्ता के दबाव में, पुलिस के, ईडी, सीबीआई के दबाव में वो मजबूर होकर अपना दल भी बदल। ठीक है, ओंकार जी, सवाल मेरा आपसे भी यही रहेगा, समर्थन को लेकर स्थिति क्या, कुछ मन बना पा रहे हैं आप लोग इन नतीजों के बाद? दीपिका जी, देखिए, हमने पहले क्लियर कर दिया था कि कुछ जगह पे हम सिंबल पर लड़ेंगे, जहां हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे वहां अपनी विचारधारा से मिलते जुलते ऐसे कैंडिडेट को समर्थन देंगे जो जनता का लोकप्रिय भी हो और जनता के बीच में कार्य भी करता हो। हमने ऐसे लोगों को समर्थन भी किया। आज जनादेश आएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि जनादेश हमारे पक्ष में भी आएगा। दूसरी बात, मैं एक बात बार बार यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार तो पिछले 10 साल से है इनकी, उसके बावजूद आज नगर निकाय विभागों में क्या हिसाब किताब है? भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रॉपर्टी आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो, प्रॉपर्टी आईडी का टुकड़ा कराना हो, एनडीसी लेना हो, म्यूटेशन कराना हो, 10,000 20,000 रुपए रेट फिक्स है। सरेआम भ्रष्टाचार होता है, कोई देखने वाला नहीं। अगर इनको नहीं विश्वास, रामराजी शर्मा जी किसी नगर निकाय विभाग में जाएं, एक आईडी ले जाएं और उसको बोले कि ये आईडी हमने सप्लिट करानी है,
या इसकी एनडीसी लेनी है, इसमें नाम चेंज कराना है, इसमें गज चेंज कराने हैं, एड्रेस चेंज कराना है, इसकी किस्म चेंज करानी है, आपको पता लग जाएगा, आंखें खुल जाएंगी कि कैसे भ्रष्टाचार पनप रहा है। आज नगर निकाय विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, सरेआम पैसे चलते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सभी कमीशन खाते हैं। किसी ठेकेदार को पूछ लीजिए कि आपकी पेमेंट कैसे होती। मैं तो अजीब इस बात से अचंभा मान गया। मैंने कुछ ठेकेदारों से पूछा, उन्होंने बोला कि सरकारी अधिकारी तो पैसे लेते हैं कमीशन के, जो टेम्परेरी जेई जो HKRN के व्यक्ति भर्ती किए हुए हैं वो भी उनसे कमीशन लेते हैं। ये हालात हो चुकी है आज नगर निकाय विभाग की। सरेआम भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक ये बार बार एक बात कहते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची। जितनी खर्ची इनके राज में चल रही है आज तक कभी नहीं चली। मैं तो बार बार कहता हूं, आप कहते हो 2 लाख भर्तियां करी, मैंने कहा की होंगी, अच्छी बात है, लेकिन एक लिस्ट जारी कर दो, एक श्वेत पत्र जारी कर दो, ताकि पता लगे किस विभाग में आपने कितने व्यक्ति भर्ती किए, C और D क्लास के कितने किए, और C और D क्लास के कहां से संबंधित हैं, हरियाणा से हैं, बाहर से। A और B क्लास के कितने भर्ती करे और वो कहां से संबंधित है, गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं। बीजेपी क्या कर रही है, अपनी दूसरी प्रदेशों के जहां ये कमजोर है वहां के व्यक्तियों को हरियाणा में नौकरी दे रहे हैं। अधिकतर जो A और B क्लास की नौकरी है ये बीजेपी बाहर के व्यक्तियों को दे रही है। हाँ, हमारे बच्चे चपड़ासी और चौकीदार बनने के लिए रह गए और कुछ नहीं है। आज मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक लिस्ट जारी करो। आपने 2 लाख नौकरियां दी, हम मान गए। ये भी तो बताइए पिछले 11 साल में कितने लोगों ने नौकरियां छोड़ी, कितने रिटायर हो गए, कितने परमानेंट व्यक्ति आज रिटायर हैं। इस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले 2,09,600 पद खाली थे, क्या वो भर दिए गए? क्या SC ST का बैकलॉग भर दिया गया? ये बहुत सारी खामियां हैं। ये अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। बीजेपी वालों की एक बात तो हमने देखी है, ये हिंदी भाषा में थोड़े माहिर जरूर हैं। ऐसे ऐसे वर्ड ले आएंगे, डंका बज रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड। विश्व के सबसे शक्तिमान प्रधानमंत्री, भाई किसने दी उपाधि उनको? कोई चुनाव हुआ क्या? क्या विश्व के सारे देशों की कोई मीटिंग हुई थी जिसमें उनको शक्तिमान प्रधानमंत्री बोल दिया गया? अपने आप ही समय भू खुद बन जाते हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, आज प्रदेश और देश की जनता 5 किलो अनाज पर टिकी हुई है, सिर्फ 5 किलो अनाज पर, और वो अनाज भी राशन डिपो पर बार बार जाना पड़ता है। 4-4 बार 6-6 बार मेरी माताएं, बहनें, बेटियां डिपो पर जाती हैं। राशन आ गया नहीं आया, राशन आ गया नहीं आया। 15-16 तारीख के पास जाकर राशन आता है और पता लगता है इस बार गेहूं नहीं, बाजरा ले जो, तेल अगली बार मिलेगा। हाँ। ये हालात होगी आज प्रदेश की। खामियां हैं और बिल्कुल ओंकार जी, खामियां हैं और खामियों को जनता देखती है और उन्हीं के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। रामराज जी, अभी आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जवाब क्योंकि आप सत्ता में काबिज हैं इसलिए बनता है। सबसे पहले तो ओंकार जी की नाराजगी जो कुछ शब्दों को लेकर रही है उस पर मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यही समझना चाहूंगी कि एक अविश्वास की जो स्थिति बनती है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखे कि जब नतीजे सामने आए तो अविश्वास किस तरह से विपक्ष पे रहा, ईवीएम पे निशाना साधा गया। एक बार फिर से वो अविश्वास शब्द है जो सामने आ रहा है। क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को ये भरोसा दिला पाने में अब तक ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है कि जो निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही जा रही है, हाँ धरातल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं ताकि विपक्ष भी ये भरोसा कर पाए? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी बहन है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, इन्होंने अविश्वास का शब्द बोला है। अब इनके प्रति तो जनता का अविश्वास है, तभी तो दिल्ली में हार गए। हरियाणा में इनकी दुकान ये नहीं खोल पाए, ये दुकान ही बंद हो गई इनकी। लोकसभा में दुकान बंद हुई, विधानसभा में बंद हुई। इनकी पीड़ा को मैं समझता हूँ। ये नए नए दिल्ली में आ रहे हैं तो मेरी बहन की पीड़ा को मैं समझता हूँ। और सरकार का पैमाना क्या होता है? सरकार का पैमाना होता है देवतुल्य जनता जनार्दन। सरकार वो बढ़िया मानी जाती है जिसको जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो।
राज जी, यहाँ अविश्वास अगर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो अविश्वास शब्द से मतलब है वो मशीनरी पर, वो सिस्टम पर जिस पर विपक्ष अब तक भरोसा नहीं कर पा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि इस पर चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो लगातार सवाल उठा रहे। मैं उस पर भी आऊंगा, उस बात पर भी। देखो, जनता का आशीर्वाद है तभी तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, हरियाणा में हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने एमएलए का चुनाव लड़ा, 48 सीटें हम जीते, और दिल्ली में 48 सीटें हम जीते, और तीसरी बार हमारी सरकार बनी। दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब आपने अविश्वास शब्द की बात कही है, आप ये बताओ दिल्ली में इनकी कितने साल सरकार रही? वो ईवीएम पे ही चुनाव हुए थे, तब कैसे वो ईवीएम ठीक थी? कांग्रेस पार्टी के जहां जहां 2-3 जगह इनका शासन है वहां ईवीएम सही है, हिमाचल है और 1-2 जगह और है इनका, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, और ये 37 सीटें जीत का है, वहां ईवीएम सही है। इनका तो वो है, हम पंचायती उसको मानेंगे जो हमारे पक्ष की बात करेगा। विद्रोही जी भी जिक्र कर रहे थे ना कि वोटर लिस्ट और ट्रांसपेरेंसी का।